नमस्ते बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा सुलभ भारती का 7वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ेंगे। चाह मतलब होता है इच्छा, राह मतलब रास्ता। इसका मतलब होता है कि यदि हमारे मन में इच्छा हो तो हम रास्ता ढूंढ लेते हैं, अर्थात अपनी मंजिल या एम पा सकते हैं। अंग्रेजी में इडियम है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। उसी को हिंदी में कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इनका परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। तो अनुराधा मोहिनी जी ने ट्रांसलेशन के क्षेत्र में अमूल्य मतलब जिसकी कीमत ना लगाई जा सके या बेशकीमती योगदान दिया है। तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। विविध मतलब बहुत से या विभिन्न, पारिभाषिक मतलब परिभाषा बताने वाले या डेफिनेशन बताने वाले, कोशों मतलब शब्दकोश या डिक्शनरी, निर्मिति मतलब निर्माण करना या बनाना, सहभाग मतलब साथ देना। तो इन्होंने सिर्फ अनुवादन ही नहीं किया है, बहुत सारी परिभाषा बताने वाले शब्दकोशों को बनाने में इन्होंने सहभाग किया है या साथ दिया है। वैचारिक मतलब विचार से संबंधित, ललित मतलब सुंदर, मनमोहक, संपादन को इंग्लिश में एडिटिंग कहते हैं। तो इन्होंने विचार से संबंधित या मन को अच्छी लगने वाली पुस्तकों की संपादन भी किया है। इस कहानी से संबंधित देखिए, प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। संकल्पना शक्ति मतलब इरादा, मजबूत इरादा या मजबूत प्रतिज्ञा, और समुचित मतलब योग्य या पूरी तरीके से। क्रियान्वयन मतलब क्रिया मतलब कार्य या काम, और क्रियान्वयन मतलब काम को पूरा करना। असंभव मतलब नामुमकिन या इम्पॉसिबल, संभव मतलब मुमकिन या पॉसिबल। तो इस कहानी में लेखिका ने हमें बताया है कि यदि हमारे मन में किसी कार्य को करने की मजबूत इरादा हो या प्रतिज्ञा हो और उसको हम सही तरीके से पूरा करें तो हम असंभव काम को भी संभव कर सकते, मतलब कोई भी असंभव काम हम आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे है बताओ तो सही। प्रश्न है स्वयं किए हुए कार्य। स्वयं मतलब खुद, कार्य मतलब काम, कि आप विद्यार्थियों ने जो काम खुद किए हैं, कहाँ किए हैं? घर, विद्यालय, परिवेश, त्योहार। घर में आप घर के कामकाज में माता पिता की मदद करते होंगे। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे शिक्षकों की मदद, जैसे मॉनिटर्स, हम शिक्षकों का बहुत सारा काम मॉनिटर्स कर देते हैं। फिर परिवेश मतलब आसपास का वातावरण, आपके अड़ोस पड़ोस में, आसपास में आप किसी न किसी के लिए कुछ तो काम किए होंगे। फिर त्योहारों में भी आप जो बहुत सारे पकवान, मिठाइयाँ ये सब बनती हैं, उसको बनाने में भी आप मदद करते हैं। पूजा पाठ रहता है, उसकी तैयारी करवाते हैं। तो चलिए अब हम आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये संबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। ये संबा एक गांव का नाम है और वहाँ पर एक पाठशाला मतलब विद्यालय है। उस विद्यालय की घंटी बजी। जब बच्चों का विद्यालय में जाने का समय होता है तब जो घंटी बजती है वो घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार मतलब बड़ी जोर से उस समय बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण, वर्षा मतलब बारिश या बरसात, तो बारिश ज़्यादा होने के कारण जो प्रार्थना मतलब प्रेयर, मैदान मतलब ग्राउंड पर न होकर कक्षा में या क्लास में संपन्न मतलब पूरी हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। उपस्थिति मतलब हाजिरी, या जिसे आप इंग्लिश में अटेंडेंस बोलते हैं। जब गुरुजी ने या शिक्षक ने
बच्चों की हाजिरी या उपस्थिति ली तो उन्होंने देखा कि कक्षा में बहुत ही कम विद्यार्थी या छात्र आए हुए हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। फिर उन्होंने जो विद्यार्थी उपस्थित थे या प्रेजेंट थे उन विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि आज कक्षा में इतने सारे बच्चे अनुपस्थित मतलब गैर हाजिर, या जिसे आप इंग्लिश में एब्सेंट कहते हैं, तो इतने सारे विद्यार्थी गैर हाजिर क्यों हैं? वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। फिर जो बच्चे वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने एक स्वर में मतलब एक साथ में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। अब देखिए आगे की कहानी। यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। यसंबा गांव के बीच में विद्यालय और यसंबा गांव के बीच में एक नाला बहता था। चित्र में भी देखिए नाला बह रहा है। और गांव की बस्ती, बस्ती मतलब जहां लोग घर बनाकर रहते हैं या वह जगह जहां लोग घर बनाकर रहते हैं। तो जहां गांव वालों के घर थे वो नाले के एक तरफ थे और नाले की दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था और जब जोरदार बरसात होती थी तो नाले में 4-5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। बुजुर्ग मतलब वृद्ध या बूढ़े लोग। तो गांव के जो बड़े और बूढ़े लोग थे वो किसी भी तरीके से अपने गाय और बैलों के साथ नाला पार करके खेतों में चले जाते थे, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना, लांघना मतलब पार करना, विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। संभव मतलब मुमकिन, उनके लिए संभव नहीं था क्योंकि एक तो उनकी लंबाई कम थी, नाले में 4-5 फीट पानी भर जाए तो उनके डूबने की संभावना थी। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, और जब भी गांव में जोरदार बारिश होती थी तो उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। असर मतलब परिणाम, कि मतलब उस दिन विद्यालय में विद्यार्थी कम आते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि लगातार 1 हफ्ते तक बारिश होती थी तो विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। और बच्चे जब 1-1 हफ्ते तक विद्यालय नहीं जा पाते थे तो इस वजह से गांव में एक गाना या गीत प्रचलित मतलब प्रसिद्ध होना या जिसका चलन हो, तो प्रसिद्ध हो गया था। वो गाना था, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। तो बच्चों ने एक गाना बना लिया था कि जब भी गांव में बरसात होगी नाले में पानी भर जाएगा और बच्चों को पाठशाला से छुट्टी मिल जाएगी। यह संबा गांव की यही कहानी है। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते, और जब पाठशाला में बच्चे अनुपस्थित रहते थे या पाठशाला में बच्चे नहीं जा पाते थे तो उनकी पढ़ाई पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता था। प्रभाव मतलब असर, उनकी पढ़ाई भी पीछे रह जाती थी। अच्छी श्रेणी, श्रेणी मतलब ग्रेड, अच्छी ग्रेड लाने वाले जो बच्चे थे वो भी वार्षिक, वार्षिक मतलब पूरे साल भर की, या आप एनुअल एग्ज़ाम कह सकते हैं, उस परीक्षा में वो पीछे रह जाते थे क्योंकि जब पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो अच्छी श्रेणी या अच्छे ग्रेड, अच्छे अंक कैसे लाएंगे। सब परेशान थे पर क्या करते, मार्ग असंभव था। सारे बच्चे परेशान थे, उन्हें पढ़ना था, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, बारिश में कैसे वो विद्यालय जा सके। मार्ग असंभव था, मार्ग मतलब रास्ता, असंभव मतलब नामुमकिन, मतलब इसके लिए कुछ रास्ता निकाल पाना कि बारिश में बच्चे विद्यालय जा सकें असंभव था, नामुमकिन था, कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकते थे। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। असंभव मतलब नामुमकिन, असंभव शब्द जो है
वो उपसर्ग वाला शब्द है। उपसर्ग आपको बच्चों याद होगा, किसी शब्द के पहले कोई अक्षर या अक्षर समूह लगाते हैं और नया शब्द बनाते हैं, तो जो अक्षर हमने आगे लगाया उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ संभव जो है वो मूल शब्द है। मूल मतलब मेन या मुख्य। मुख्य शब्द संभव है, उसके आगे अ लगा दिए उपसर्ग, तो वो असंभव हो गया। तो असंभव शब्द जो है उसका मुख्य या मेन जो शब्द है वो संभव है। यही संभावना, मतलब यही जो संभावना या कल्पना है एक दिन काम कर गई। देखिए कैसे काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभाग के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। हुआ ये था कि उस दिन भारी बारिश हुई थी, जोरदार बारिश हुई थी, और अधिकांश मतलब अधिकतर विद्यार्थी जो यशंबा के थे वो पाठशाला नहीं जा पाए थे क्योंकि नाले में पानी भर गया था। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। और दोपहर बाद जब बारिश थोड़ी रुक गई तो चौपाल में बरगद मतलब बनियान ट्री को हिंदी में बरगद कहते हैं। चौपाल मतलब गांव में किसी पेड़ के नीचे जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, उसे चौपाल कहते हैं। तो चौपाल में बरगद, जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं बरगद के पेड़ के नीचे, वहाँ पर बच्चे आ गए। और चबूतरे पर, पेड़ के चारों तरफ, यहाँ चित्र में भी देखिए, बैठने के लिए सीमेंट का या मिट्टी का जो स्थान बनाया जाता है उसे चबूतरा कहते हैं। तो वो चबूतरे पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तभी उन विद्यार्थियों में से एक लड़का, तुषार नाम का एक लड़का है, जो कहता है कि अरे ये बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मन गढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। फिर जूही भी उन विद्यार्थियों में एक लड़की का नाम है, तो वो कहती है कि ये भूत वूत है, ये कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना मतलब बेकार की बातें हैं, और बकवास भी मतलब होता है व्यर्थ की बातें या बेकार की बातें। फिर वो तुषार से पूछती है और सबसे पूछती है, क्या हम में से किसी ने कभी भूत देखा है? और मन गढ़ंत मतलब मन से बनाई हुई या मन से गढ़ा हुआ। और वो कहती है ये सब बातें, भूत वूत की बातें तो मन से बनाई गई हुई हैं। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। फिर उज्ज्वला भी एक विद्यार्थी है, वो बेचारी परेशान हो गई है। वो कहती है कि आज एक और अनुपस्थिति या एब्सेंट मार्क लग चुका है। अब तक मैं 14 दिन तक अनुपस्थित रह चुकी हूँ इस बरसात के कारण। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। फिर इस पर शुभम जो विद्यार्थी है वो कहता है कि मैं तो शायद अब तक 14 दिन ही उपस्थित या प्रेजेंट रहा हूँगा। उसके ये कहते ही सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। चर्चा मतलब बातचीत, और हाथ पर हाथ धरे बैठना एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कोई भी काम न करना या कुछ भी न करना। और गंभीर मतलब धीर या शांत। स्वर मतलब आवाज़। तो आशीष नाम का एक लड़का है जो कहता है तो कि हम क्या हर एक बरसात में, मतलब प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में हम आपस में ऐसे बैठ के हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे, मतलब हम कुछ भी काम नहीं करेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। फिर तुषार यहाँ आशीष को कहता है कि हम और क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ बातचीत ही कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, हम बड़े तो हैं नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।
अब जब तुषार ने कहा कि हम बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, तो इसी बात को, तुषार की इस बात को सारे बच्चों ने गाना जैसा बना लिया और गा गा कर तालियां बजाकर हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। फिर दामिनी एक लड़की है, वो आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास होना या स्वयं पर विश्वास होना, स्वर मतलब आवाज़। तो दामिनी वो सबको डांटती है, वो कहती है कि हंसो मत, चुप हो जाओ। फिर वो कहती है कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम बच्चे ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। समस्या मतलब मुश्किल, कठिनाई, और निदान मतलब समाधान या हल। तो कहती है कि कोई भी कितनी भी कठिन से कठिन समस्या या मुश्किल हो, उसका समाधान, उसका हल हम निकाल सकते हैं। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति मतलब कुदरत, या जिसे आप अंग्रेजी में नेचर कहते हैं। विचार मतलब सोचना, और बुद्धि मतलब दिमाग। तो वो अपने दोस्तों से कहती है कि कुदरत ने या प्रकृति ने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। विश्वास मतलब यकीन। वो कहती है कि मुझे पक्का यकीन है, पूरा यकीन है कि अगर हम सब साथ में मिलकर इस बात के बारे में सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। फिर यहाँ दामिनी कहती है कि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। कोशिश मतलब प्रयत्न, कि जो प्रयत्न करते हैं या कोशिश करते रहते हैं उनको जीवन में कभी हार नहीं मिलती है। तो दामिनी की जो प्रेरणादायी बातें थी, जिससे बच्चे मोटिवेट या प्रेरित हुए, तो वहाँ का पूरा माहौल मतलब वातावरण पूरा बदल गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मतलब निराकरण या समाधान या सॉल्व कह सकते हैं, कि जो नाला की समस्या थी वो कैसे हम हल करें, इसके बारे में सारे बच्चे सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आंखों में चमक होना, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना, और उत्साह मतलब जोश। तो यहाँ अचानक आशीष खुशी से बोलता है कि हल मिल गया और अब बारिश कितनी भी हो, बरसात कितनी भी हो, हम पाठशाला जा सकते हैं। और ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी और उसकी आवाज़ में उत्साह था, जोश था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। फिर सारे उसके मित्र को आश्चर्य होता है, सब पूछते हैं कैसे? तो वो कहता है कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल मतलब ब्रिज। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। आश्चर्य मतलब हैरानी, अचरज, अचंभा। भांपकर मतलब अंदाजा लगाना। और आत्मविश्वास मतलब खुद पर यकीन या खुद पर विश्वास या स्वयं पर विश्वास। तो जब यहाँ पर आशीष ने देखा कि उसके मित्रों को, उसके दोस्तों को उसकी बात से हैरानी हो रही है, तो उसे अंदाज़ा लग गया कि ये लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसने खुद पर विश्वास करके उत्तर दिया, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। फिर वो अपने मित्रों को कहता है कि हाँ हम पुल बना सकते हैं। हमने विज्ञान मतलब साइंस की पुस्तक में हम सब ने पुल के बारे में या ब्रिज के बारे में जानकारी पढ़ी है। और जब कभी हम गांव से शहर की तरफ गए हैं तो हमने बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल, इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। तो वो कहता है कि अंतर्जाल या इंटरनेट से हम पुल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। आशीष अपने दोस्तों से कहता है कि गांव का जो नाला है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा या ब्रॉड नहीं है, तो हम वहाँ पर 10 फीट का पुल आसानी से बना सकते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विचार मतलब सोच और हौसले मतलब हिम्मत।
और प्रशंसा मतलब तारीफ। तो बच्चों ने जो ये सोचा था कि हम गांव में जो नाला है उस पर पुल बनाएंगे, ये जंगल में जिस प्रकार से आग लगती है और फटाफट जल्दी जल्दी बढ़ती जाती है, वैसे ही ये बात भी पूरे गांव में फैल गई। और हर एक व्यक्ति जो इंसान था, बच्चों के इस विचार, इस सोच और जो उनमें हौसला था, हिम्मत थी, उसकी तारीफ कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। समूह मतलब दल या अंग्रेजी में ग्रुप कह सकते हैं। प्रकल्प मतलब परियोजना, जिसे आप अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कह सकते हैं। बारीकियां मतलब सूक्ष्मता से या एकदम बारीक बारीक छोटी छोटी बातों पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बच्चों ने क्या किया, छोटे छोटे अपने ग्रुप बना लिए और पुल कैसे बना सकते हैं उसकी छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री मतलब सामान, पुल बनाने में जो सामान लगेगा उसकी सूची बनाई। सूची मतलब लिस्ट। बच्चों ने लिस्ट बनाई कौन कौन सा सामान लगेगा। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। एकत्रित करना मतलब जमा करना और आरंभ मतलब शुरू। तो बच्चों ने क्या किया, पुल बनाने के लिए जो सामान खरीदने की ज़रूरत थी उसके लिए प्रत्येक घर से बच्चों ने 20-20 रुपये जमा करना शुरू कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। अब जब गांव के लोगों ने देखा कि बच्चे खुद से इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो गांव के जो लोग थे वो और पाठशाला के जो शिक्षक थे वो लोग बच्चों की मदद करने के लिए आगे आ चुके थे। सहायता मतलब मदद। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। आवश्यक मतलब जरूरी, राशि मतलब धन, और देखते देखते मतलब थोड़े ही समय में पुल बनाने के लिए जिस सामान की आवश्यकता थी उसको खरीदने के लिए ज़रूरी जो धन है वो जमा हो चुका था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। बुजुर्ग मतलब वृद्ध या बूढ़े लोग। अनुभव मतलब तजुर्बा या इंग्लिश में एक्सपीरियंस कह सकते हैं। और युवा मतलब युवक या जवान। शक्ति मतलब ताकत। अब गांव के सब लोग मिलकर काम करने लगे। तो जो बूढ़े लोग थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस या अनुभव बताए, जो जवान लोग थे उन्होंने अपने पुल बनाने में अपनी ताकत लगाई, और विद्यार्थियों में जो जोश था वो सब साथ मिलकर काम करने लगे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। संगठित मतलब साथ मिलकर, प्रयास मतलब कोशिश, काम आकार लेना मतलब काम होने लगना, और सब साथ मिलकर पुल बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो धीरे धीरे पुल बनाने का काम जो है वो आकार लेने लगा, मतलब पुल बनाने का काम होने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंट आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। अब नाले के बीच में सीमेंट के पाइप डाली गई। देखिए चित्र में भी यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर ही यहाँ पर ब्रिज बनेगा। ऐसे पाइप डाली गई और उसके साइड साइड से पत्थर डाले गए, और सीमेंट की पाइप से देखिए पानी एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहा है। तो इस प्रकार से पुल बनाने के लिए सीमेंट के पाइप खरीदे गए और पत्थर भी जमा किए गए। इकट्ठा करना मतलब जमा करना। ईंट इंग्लिश में आप इसे ब्रिक कहते हैं, तो ईंटें भी आईं। बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर मतलब अनुपजाऊ, जहाँ पर फसलें नहीं पैदा होती हैं। तो वो ज़मीन जो थी वो अनुपयोगी थी, किसानों के किसी काम की नहीं थी, इसीलिए वहाँ से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दिया, और गांव के ही एक बाबा थे जिनका नाम था छगन बाबा। बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उन्होंने प्रचुर मतलब अधिक, और रेत मतलब सैंड, उपलब्ध कराना मतलब प्राप्त कराना या दे देना। तो गांव के ही एक बूढ़े व्यक्ति छगन बाबा थे, उन्होंने अधिक मात्रा में रेत भी उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। और पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ मतलब गांव के सभी लोग मिलकर मिट्टी का भराव करने लगे। भराव करना मतलब भरना। अब चित्र में भी देखिए, जैसे कि यहाँ पर सीमेंट की पाइप है और इसके
चारों तरफ देखिए ऐसे पत्थर दिख रहे हैं, तो वहाँ पर मिट्टी भी डाली गई रहेगी, उसके ऊपर पत्थर डाले गए होंगे। तो इस प्रकार के गांव के लोगों ने साथ मिलकर मिट्टी का भराव किया। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। स्वप्न पूर्ति मतलब होता है सपना पूरा होना। तो पुल बनाने का जो गांव वालों का सपना था वो हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ने लगा, मतलब धीरे धीरे काम होने लगा। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई, वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। अंततः मतलब आखिरकार, आनंद मतलब खुशी। तो गांव वालों के लिए वह खुशी की सुबह भी आ गई। उनका जो वर्षों की कठिनाई थी, कठिनाई मतलब मुश्किल, कई सालों की जो मुश्किल थी वो भी दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। केवल 15 दिन में ग्रामीण मतलब गांव वाले या गांव के लोग, और सामूहिक मतलब साथ में, श्रमदान मतलब बिना पैसे के मेहनत करना या मुफ्त में मेहनत करना या श्रम का दान करना। तो गांव वालों और विद्यार्थियों ने जो साथ में मिलकर बिना किसी पैसे के जो मेहनत की थी, उसकी वजह से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत मतलब अनोखा, उपलब्धि मतलब प्राप्ति, और पूरे गांव के लिए तो एकदम अनोखी या अनोखा प्राप्ति थी, अनोखी प्राप्ति थी, क्योंकि गांव वालों ने सोचा भी नहीं था कि उनकी ये समस्या कहीं कभी भी दूर हो सकती है। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। गांव के सभी लोगों ने एकता मतलब एक साथ में मिलकर रहना, संगठन मतलब साथ में काम करना, और श्रमदान मतलब मेहनत का दान करना। तो गांव वालों ने समझ भी लिया था कि एक साथ मिलकर काम करने से, मेहनत करने से क्या फ़ायदा होता है। इस बात का महत्व भी गांव वालों ने समझ लिया था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। और प्रतिवर्ष के जैसा इस वर्ष भी गांव के नाले में पानी भरा था, लेकिन इस बार बच्चे दुखी होकर अपने अपने घरों में नहीं बैठे थे, बल्कि हंसते खेलते वो पुल से पाठशाला की राह जाने लगे, मतलब पाठशाला जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देना मुहावरा है, इसका मतलब हो तो तारीफ़ करना। तो पुल भी ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे पुल भी विद्यार्थियों में जो हिम्मत थी, हौसला मतलब हिम्मत, उसकी तारीफ़ कर रहा हो। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पुल कह रहा है कि जहाँ चाह, जहाँ इच्छा, चाह मतलब इच्छा, राह मतलब रास्ता। यदि किसी के मन में इच्छा हो तो वो रास्ता निकाल लेता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। उद्घाटन जिसे आप अंग्रेजी में इनॉग्रेशन कहते हैं, और वृत्तांत मतलब रिपोर्ट। तो जूही ने अपने बड़े भाई की मदद ली और पुल का जो उद्घाटन हुआ उसकी उद्घाटन या इनॉग्रेशन की पूरी रिपोर्ट या वृत्तांत बनाई, और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। संगणक मतलब कंप्यूटर, निरीक्षक मतलब पर्यवेक्षक, प्रस्तुत करना मतलब सादर करना या दिखाना। फिर उसने उस रिपोर्ट को कंप्यूटर की मदद से जो शिक्षा या एजुकेशन विभाग के अधिकारी थे उसके सामने प्रस्तुत किया, मतलब संगणक या कंप्यूटर की मदद से वो रिपोर्ट एजुकेशन विभाग के या शिक्षा विभाग के अधिकारी को भेज दिया। बच्चों, ये कहानी हिंदी में नहीं थी, हो सकता है ये कहानी मराठी में रही हो, क्योंकि इसकी लेखिका अनुराधा मोहिनी जी का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो हो सकता है मराठी में रही हो या दूसरी किसी भाषा में भी हो सकता है, होगी, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद संजय भारद्वाज जी ने किया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। मैं इसके प्रश्नोत्तर इस वीडियो में दे देती हूँ, और भाषा की ओर जो है वो मैं दूसरे वीडियो में बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।